हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। आप लोग देख रहे हैं सीए इंटर लॉ में रिवीजन क्लासेस, जो हमारी क्लास का रिकॉर्डिंग है। इसमें से हम जो रिवीजन का पार्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम लोग आपके लिए यूट्यूब पर भी डाल रहे हैं और अदर सोशल मीडियाज पे भी डाल रहे हैं। आज हम लोग करने वाले हैं उसी श्रृंखला को कंटिन्यू, और उसमें हम लोग एक नया चैप्टर का रिवीजन ऐड कर रहे हैं। वो चैप्टर है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आप ध्यान से शांति से सुनिए और फिर एक बार पढ़िए, या बहुत अच्छा होगा अगर आप पहले पढ़ के और फिर ये आप सुन रहे हो तो आपको ये ज्यादा रिलेवेंट लगेगा। ओके, चलो देखते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज ये क्या भला है। तो अकाउंट ऑफ कंपनीज आपका 128 से स्टार्ट होता है और ऑन 138 तक चलता है। अकाउंट में सबसे पहला सेक्शन है 128। सेक्शन नंबर 128 बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट की। ये बोलता है कि हर कंपनी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं, उसके साथ साथ बुक्स और पेपर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये उसको मेंटेन करने पड़ते हैं। सर कैसे मेंटेन करने पड़ते हैं? आपको ये ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए और ये अक्रूवल बेसिस पे और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग पे आपको ये मेंटेन करने पड़ते हैं। आपको एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग कंसेप्ट को भी यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। ओके, आपको अक्रूवल बेसिस पता है कि जैसे एज एंड व्हेन इनकम या एक्सपेंस अक्रू होगा आप उसको अकाउंट फॉर करोगे। और आपको डबल एंट्री सिस्टम भी पता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर हैज टू बी क्रेडिट, सो दैट एवरी अकाउंट नीड्स टू बी गेट बैलेंस्ड आउट। ओके, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस बन पाता है और इसी वजह से हम लोग बैलेंस शीट बना पाते हैं, बिकॉज ऑफ यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। इसमें ऐसा बोला है कि ये आप बुक्स ऑफ अकाउंट जो है आप रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी में रख सकते हैं, या अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे तो इसको कहीं और भी रख सकते हैं, कहीं और किसी और जगह। बट जब भी वो डिसाइड करेंगे उनको कहाँ रखना है, वो बोर्ड मीटिंग में जब भी रिजोल्यूशन पास करेंगे कि इसको हम यहाँ नहीं कहीं और रखना चाहते हैं, उसके 7 डेज के अंदर उनको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता है कि उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट या जो भी बुक्स एंड पेपर या फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कहीं और रखे हैं। ओके, ये बुक्स ऑफ अकाउंट दे शुड बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय डायरेक्टर्स, और ये प्रिजर्व होंगे 8 ईयर्स के लिए। अगर कोई कंप्लायंस में गड़बड़ करता है तो अप टू 1 ईयर 50,000 फाइन और बहुत ही सजा मिलती है। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब क्या? हमने देखा था सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 13, इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट को ऐसा डिफाइन किया है कि ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड पेड, ऑल सेल्स एंड परचेसेस, ऑल आइटम्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज और ऑल आइटम्स ऑफ कॉस्ट, ये 4 चीजें मिलके आप बनाते हो बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स एंड पेपर मतलब क्या? तो बुक्स एंड पेपर मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट प्लस डीड्स, वाउचर्स, राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, रजिस्टर्स एंड मिनट्स, ये सब मिलके बनते हैं बुक्स और पेपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? तो हम सेक्शन नंबर 129 जिसकी बात का सेक्शन है उसमें पढ़ने वाले हैं। उसमें उसका मतलब ऐसा है कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट और एनेक्स चीजें मिलके बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, हम लोग तब वो वापस पढ़ेंगे। तो अभी सर ये बुक्स ऑफ अकाउंट आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना है। अगर कहीं और प्लेस आपको इंडिया में कहीं और अगर रखना है तो आपको उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिसीजन होते ही 7 दिन के अंदर आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। ओके, अगर आप मतलब कुछ कंपनीज को ये रूल 3 भी फॉलो करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है तो आपको रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014 आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। क्या? कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बुक्स ऑफ अकाउंट रख रहे हो तो आपको रूल 3 को फॉलो करना है। रूल 3 बोलता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है दे शुड ऑलवेज रिमेन एक्सेसिबल इन India. Also, they should be retained completely in the format in which they were originally generated. Information received from branch should not also be altered, and the form it should be capable. The information or should be capable of being displayed in the legible form. Periodical backup आपको books of account का रखना है on servers which are located in India. Okay, so backup must be kept by the on servers which are physically located in India on periodical basis. इसके बाद intimate ROC on annual basis। क्या intimate करोगे? आप उनको 4 इंपॉर्टेंट चीजें intimate करोगे। नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, IP address of service provider, location of service provider, and if you are using a cloud service then address as me provided by the cloud service provider। ये 4 चीजें आपको इंटीमेट करते रहना है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मैंने आपको बताया देयर आर इंटुइट, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे ऑप्शंस है ऑलरेडी, क्विक बुक्स और ये जो आपको ऑनलाइन अकाउंट्स आप मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आप वो ऑनलाइन अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, तो आपको कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन सी चीजें? रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया, कंप्लीटली ओरिजिनल फॉर्मेट मेंटेन करो, ब्रांच डेटा को ये मत करो छेड़छाड़, आप उसको लेजिबल फॉर्मेट में डिस्प्ले करने का पावर रखो उस सॉफ्टवेयर में, बैकअप निकालो पीरियोडिकली, लेकिन उस जिस सर्वर पे बैकअप निकलेगा वो सर्वर इंडिया में होना चाहिए ताकि हम वहां पर कभी भी जाके गवर्नमेंट वो ले सके। और लास्ट में आप गवर्नमेंट को कुछ चीजें बताओ, जैसे आपका सर्विस प्रोवाइडर कौन है, उसका लोकेशन क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, और अगर आप क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एक एड्रेस देगा, वो एड्रेस आपको गवर्नमेंट को आरओसी को बताना पड़ेगा। फिर बुक्स ऑफ अकाउंट ब्रांच के सर कैसे रखेंगे? ब्रांच अपना खुद के बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, लेकिन पीरियोडिकली एक समराइज रिटर्न वो हेड ऑफिस में देता रहेगा, बेस्ड ऑन विच हम हेड ऑफिस में ब्रांच का अकाउंटिंग करते रहेंगे।
सर बुक्स ऑफ अकाउंट कौन इंस्पेक्ट कर सकता है? डायरेक्टर को पावर है सर बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने का। बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर डॉक्यूमेंट, पेपर जो भी है वो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आके देख सकता है। कोई भी प्रकार का डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो या प्रोमोटर हो या होल टाइम डायरेक्टर, कोई भी प्रकार का डायरेक्टर हो, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट देखने का अधिकार है। एक और बात ध्यान रखना, अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इंफॉर्मेशन है अगर आउट ऑफ इंडिया अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो डायरेक्टर केवल पर्सनली जाके ही ये बुक्स ऑफ अकाउंट आउट ऑफ इंडिया देख सकता है। यहां पे ऐसा बोला है कि डायरेक्टर में सीक द इंफॉर्मेशन ओनली इंडिविजुअली एंड नॉट थ्रू हिज अटॉर्नी या एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेंटेन्ड आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड कंट्री। फिर है प्रिजर्वेशन। सर प्रिजर्वेशन के बारे में ऐसा बोला है कि 128(5) बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट 8 साल तक के लिए प्रिजर्व करना है। इसमें 128(5) में एक प्रोविजो भी है, वो बोलता है कि अगर किसी प्रकार का इन्वेस्टिगेशन आपके ऊपर चल रहा है तो उस पर्टिकुलर ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट आपको 8 साल से ज्यादा भी मेंटेन करना पड़ सकता है अगर सीजी आपको बोलता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने सपोज आपको बोला है कि इस पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट को जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता आप उसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, आप उसको प्रिजर्व करेंगे, मेंटेन करेंगे, तो आपको प्रिजर्व और मेंटेन करना है, भले वो 8 की जगह 18 साल क्यों ना हो गया हो। ठीक है, तो 8 साल बेसिक है, लेकिन आपको सीजी आपको ज्यादा टाइम के लिए भी बोल सकता है। इसके बाद सर अगर आपने कोई गड़बड़ की तो आप किसको पकड़ेंगे? तो सर एमडी, सीएफओ और होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस और अदर पर्सन इफ एज में भी ऑथराइज, ये 4 लोगों को हम पकड़ेंगे और इनको सजा देंगे अगर इन लोगों ने ब्रेक किया कोई भी सेक्शन 128 का। और सर क्या सजा देंगे? तो अप टू 1 ईयर, 50,000 टू 5 लाख और बोथ, ये उनको सजा मिल जाएगी। ये इसके साथ 128 कंप्लीट होता है। फिर हम चलते हैं 129 पे। 129 बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ठीक है, अभी एक बार देख लो सेक्शन नंबर्स का ब्रेकअप कैसा है। सेक्शन 128 बुक्स ऑफ अकाउंट, 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 130 बात करता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 131 बात करता है वॉलंटरी रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट, 132 में आप एनएफआरए को जन्म दे रहे हैं, 133 में आपने सीजी को पावर दिया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करने का, 134 में आप बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन साइन करता है, बोर्ड रिपोर्ट कैसे बनती है, कौन साइन करता है, क्या क्या उसमें होता है, ये सब है। 135 बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, 136 बात करता है कि कौन किन मेंबर्स को पावर, किन मेंबर्स को राइट है कि बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उनको रिसीव करे। 137 बात करता है कि कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिपोर्ट्स जो देनी है वो बाहर आरओसी को भी देनी पड़ती है 137 में। और 138 बात करता है इंटरनल ऑडिट के बारे में। आपको ये सेक्शन सारे याद रखने ही है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। तो चलो 129 जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये क्या बोलता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी और अदर। इसमें आपको बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी जो डिफेंस में है उनको जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑन सेगमेंट रिपोर्टिंग आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर आप 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी हो तो आपको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। सर आप बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाएंगे शेड्यूल 3 के हिसाब से। ओके, फाइनेंशियल ईयर मतलब क्या? तो आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल पे और एंड होता है 31 मार्च ऑफ द ईयर। अगर आप 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुए तो आपको 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर देखना पड़ेगा। उस केस में हो सकता है आपको 12 से लेके 15 महीने तक का भी आपका साल बन जाएगा अगर आप 1 जनवरी या उसके बाद कभी इनकॉर्पोरेट हुए तो। ओके, इसके बाद उसने बोला है कि अगर आपकी जो कंपनी है वो किसी बॉडी कॉर्पोरेट की होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी, एसेट कंपनी है, और किसकी ऐसी कंपनी की जो मतलब आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है और दूसरा अलग एक अकाउंटिंग फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है, तो कंसोलिडेशन के लिए आप भी अगर वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना चाहते हो तो आप बस ट्रिब्यूनल को एक एप्लीकेशन दे दो। अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो आपका भी पीरियड चेंज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर का, अदरवाइज ये सेम रहेगा। ओके, और इसके बाद जब ये कंपनीज एक्ट 2013 आएगा, अगर आप उसके पहले से इनकॉर्पोरेटेड और आपका फाइनेंशियल ईयर अलग कुछ चल रहा है, सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर मई टू जून टू मई चल रहा है, तो आपको वो 2 साल का वक्त दे रहा हूं मैं, 2013 आने के बाद आपको ये आपको अलाइन करना है हमारे बताए हुए फाइनेंशियल ईयर से। ओके, फिर हमने बात की थी शेड्यूल 3 की। सर शेड्यूल 3 की बात ऐसी है कि शेड्यूल 3 में 3 डिवीजन है। आपके बुक में हमने 2 ही डिवीजन लिखवाए, लेकिन हमने आपको पढ़ाते वक्त 3 डिवीजन बताए। डिवीजन कौन सा है? डिवीजन 1 है जो ऐसी कंपनीज पे जो शेड्यूल 3 काय के लिए, पहले बात करो शेड्यूल 3 क्या है। शेड्यूल 3 में आपको बताया फॉर्म एंड मैनर ऑफ मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, कैसे आप बैलेंस शीट बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, इसके शेड्यूल 3 में आपने डिटेल दिए हुए। तो यहाँ पर शेड्यूल 3 की जो डिटेल है उसमें ऐसा लिखा है कि बैलेंस शीट ऐसे बनाने का, प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बनाने का, ऐसे नोट्स बनेंगे, ये सब लिखा था। तो आपको ये शेड्यूल 3 को 3 डिवीजन में बांटा है। पहला डिवीजन है ऐसी कंपनी जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है। दूसरा डिवीजन ऐसे कंपनीज के लिए जिनको इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एएस एप्लीकेबल है। और तीसरा डिवीजन एनबीएफसी के लिए जिनको इंड एएस एप्लीकेबल है। फिर आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा ये शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों को फॉलो करके ट्रू एंड फेयर व्यू देते हुए बनेगा।
आप कुछ प्रकार की कंपनीज को ये सेक्शन नंबर 129 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जैसे शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जिस तरह से उनको बोला है ये आपको मन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनीज? ये है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, कंपनी एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंपनी गवर्न बाय अदर लॉ। बिकॉज इन सारी कंपनीज के इनके खुद के लॉ और उस लॉ के अंदर, उस एक्ट के अंदर उन्होंने मैनर ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट भी बताया, कैसे बैलेंस शीट बनेगा, कैसे कौन से स्टेटमेंट बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, ये सब उनके प्राइवेट एक्ट में दिया है। इसलिए जो जनरल एक्ट है हमारे कंपनीज एक्ट, उसमें लगेगा, इन लोगों को लगेगा नहीं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में आपको अपने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने मेंबर्स के सामने रखने पड़ेंगे फॉर अडॉप्शन। हमने आगे जाके कुछ सेक्शन में ये भी पढ़ा कि कभी भी जिंदगी में 134 में हमने पढ़ा कि जिंदगी में कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले नहीं जाते, उनके साथ 2 बॉडीगार्ड हमेशा साथ में होते हैं। कौन से 2 बॉडीगार्ड? एक ऑडिट रिपोर्ट और एक बोर्ड रिपोर्ट। इसके साथ साथ कुछ एनेक्स्चर्स भी होते हैं जो जरूरी है, वो भी इनके साथ हमेशा जाते हैं। तो जब भी आप बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्कुलेट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अकेले सर्कुलेट नहीं होगा, उसके साथ हमेशा ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट और एनेक्स्चर्स के साथ ही घूमेंगे। तो हम लोग को देखेंगे इसमें 129 में सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है कि अगर आपकी जिंदगी में अगर आपको एक भी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी एक भी है तो आपको सीएफएस बनाना कंपलसरी है। सीएफएस आप कैसे बनाएंगे? तो फिर आप शेड्यूल 3 प्लस आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके आप सीएफएस बनाना पड़ेगा। सीएफएस मतलब सर क्या? तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप आपकी कंपनी के डिटेल्स प्लस आपके सब्सिडरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर की डिटेल्स सब मर्ज करके आपका एक ग्रुप टोटल बना रहे हो, उसको बोलते हो सीएफएस। तो जो प्रोसेस आपने अपना एसएफएस यानी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो सिर्फ आपकी कंपनी के बारे में बात करता है, जो प्रोसेस से आपने आपका एसएफएस बनाया है, सेम प्रोसेस से आपको आपका सीएफएस बनाना है। जो सेम शेड्यूल 3 आप एसएफएस के लिए यूज करते हैं, वही शेड्यूल 3 आप सीएफएस के लिए यूज करेंगे। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एसएफएस पे लगते हैं, वही सीएफएस पे लगेंगे। हो सकता है कुछ एडिशनल स्टैंडर्ड्स पे लग रहे हो। सर इसके अलावा आपको कंपनी को अपना खुद का जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कभी ये भी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेला नहीं जाता, इसके साथ हमेशा एक एओसी 1 जाता है। एओसी 1 एक फॉर्म नंबर है जिसमें लिखा होता है साइलेंट फीचर्स ऑफ सब्सिडियरी की। सब्सिडियरी के साइलेंट फीचर्स जो होते हैं, फाइनेंशियल फीचर्स, ये आपको अपने स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ भेजने पड़ते हैं। इज दैट क्लियर? ये आरओसी को जाता है। ओके फिर कैसे कंसोलिडेट करें? मैंने आपको बताया आप शेड्यूल 3 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों फॉलो करके कंसोलिडेट कर रहे हो। लेकिन सर क्या होगा अगर आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कंसोलिडेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? तो आप सिर्फ शेड्यूल 3 को कंप्लाई करके कंसोलिडेशन करेंगे, लेकिन कंसोलिडेशन करना तो पड़ेगा ही। सर मैं कंसोलिडेशन से एग्जाम्पशन लेना चाहता हूं, क्या मैं एग्जाम्पशन ले सकता हूं? तो आपको 3 रिक्वायरमेंट साइमल्टेनियसली फुलफिल करना है, तब जाके एग्जाम्पशन आप ले सकते हो। पहला रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आप आइदर होली ओन्ड या पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो किसी और कंपनी के, आपने आपके सारे अदर मेंबर्स को इंटीमेट किया इन राइटिंग विद प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल विद द कंपनी दैट वी आर नॉट मेकिंग सीएफएस एंड दे अदर मेंबर्स दे आर नॉट ऑब्जेक्टिंग फॉर द सेम। ओके तो आपने क्या किया? आप एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी हो किसी और कंपनी के, ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी या तो पार्शियली ओन्ड सब्सिडरी। आप सब्सिडरी, आपकी कोई होल्डिंग कंपनी है। ये जो बीच की सब्सिडरी कंपनी है, इसकी भी नीचे और सब्सिडरी कंपनीज है, बट ये नहीं चाहता सीएफएस बनाना। इसने क्या किया? अपने सारे अदर मेंबर्स को राइटिंग में लिख के भेजा कि मैं सीएफएस नहीं बना रहा हूं, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? और ये जब राइटिंग में भेजा, इसका प्रूफ भी इसके पास है कि मैंने सबको राइटिंग में भेजा। अब जिन लोगों को मिला, ये जो मेंबर सब्सिडरी कंपनी के, ये लोग बोल रहे हैं हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीएफएस मत बनाओ। ये पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। सेकंड कंडीशन, ये जो सब्सिडरी कंपनी है, इट इज नॉट लिस्टेड, नाइदर इट इज इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग लिस्टेड। ना ये लिस्टेड है, ना ये लिस्टेड होने वाली है। तीसरा कंडीशन, आपकी जो अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी है या आपकी जो इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी है, यानी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर की कोई भी एक कंपनी, वो चाहे इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी हो या अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी हो, वो सीएफएस बना रही है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके सीएफएस बना रहा है और उसका सीएफएस आरओसी तक जा रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तब जाके ये जो बीच में बैठी सब्सिडरी कंपनी है, ये सीएफएस बनाने से एग्जम्पशन ले सकती है। ये आपको रूल्स में दिया हुआ है, कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2016 में। ओके इसके अलावा दो डेड बातें हैं, डेड प्रोविजन है। बोल रहा है आपको, मैं अभी वो रिवाइज भी नहीं कराऊंगा, वो 1 अप्रैल 14-15 का वो रूल है, अभी 2020-21 चल रहा है, नो पॉइंट। फिर प्रोविजन एप्लीकेशन फॉर जो भी प्रिपरेशन एंड ऑडिट के लिए एसएफएस पे एप्लीकेबल होती है प्रोविजंस, वो सारी प्रोविजंस अब सीएफएस पे भी एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब जैसे आप एसएफएस बना रहे हो वैसे ही आप सीएफएस बनाओगे। जैसे आप एसएफएस अडॉप्ट करते हो, अडॉप्ट करना यानी क्या होता है सर? अडॉप्ट करना यानी आपने जनरल मीटिंग में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रखा और आपके मेंबर्स ने ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके उसको अडॉप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये फाइनल है। वैसे ही आपको सीएफएस भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। जैसे आप प्रिपेयर कर रहे हो
एसएफएस वैसे ही प्रिपेयर करोगे सीएफएस। जैसे आप अडॉप्ट करते हो एसएफएस वैसे ही आप अडॉप्ट करोगे सीएफएस। जैसे आप ऑडिट करवाते हो एसएफएस का वैसा ही आपको ऑडिट करवाना है सीएफएस का। ये बोलता है पॉइंट नंबर 129 सेक्शन नंबर 129 सबसेक्शन 4। इसके अलावा आपको एक और चीज बोला है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमेशा फॉलो करना है। लेकिन अगर किसी कारणवश ऐसा होता है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पाते तो आपको 3 तरह के आपको डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। क्या डिस्क्लोजर? पहला कि डेविएशन क्या है, मतलब आपने जो किया है, आप बोल रहे हो कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा हूं, तो अलग क्या कर रहे हो, डेविएशन क्या है वो बताओ। कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये बोला है, मैं ये कर रहा हूं, ये है डेविएशन, ये डेविएशन बताओ। इसका रीजन बताओ कि व्हाई आर यू डेविएटिंग फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। डेविएशन समझ गया कि ये डेविएशन है, बट ये क्यों है ये बताओ। तीसरा, इसका फाइनेंशियल इफेक्ट क्या हुआ है आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो पहले आपको बताना है डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरा आपको बताना है रीजन फॉर सच डेविएशन, और तीसरा आपको बताना है फाइनेंशियल इफेक्ट ऑफ सच डेविएशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये आपको बोला है 129(5) ने। इसके अलावा सीजी के पास 129(6) में एक बहुत अजीब पावर है, बहुत खतरनाक पावर। सीजी किसी भी कंपनी या क्लास ऑफ कंपनी को किसी भी सेक्शन या पार्ट ऑफ सेक्शन से आइदर कंप्लीटली या पार्शियली, आइदर कंडीशनली या अनकंडीशनली एग्जम्प्ट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन। और इसका यूज करके उसने ऐसी कंपनीज जो डिफेंस प्रोडक्शन में एंगेज है इनको ये इससे एग्जम्पशन दे दिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ओके, अगर आपने 129 में किसी भी प्रकार का घपला किया तो 129(7) आपको सजा देने के लिए आ जाएगा। अच्छा, आप कौन, किसको सजा देगा? तो जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है या WT होल टाइम डायरेक्टर फाइनेंस है या CFO है या एनी अदर पर्सन एज मी ऑथराइज है, और अगर वो इनमें से कोई नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर, इफ देर इज MD, WTT फाइनेंस, CFO या एनी अदर पर्सन, तो इन लोगों में से किसी को, अगर ये लोग नहीं है, एक भी नहीं है इनमें से, तो ऑल द डायरेक्टर्स, इन लोगों को उठाएगा, पकड़ेगा और पहले तो जेल में डालेगा अप टू 1 ईयर, और साथ में फाइन भी दे सकता है 50,000 से 5 लाख, और दोनों भी दे सकता है, जेल भी बोलेगा फाइन भी बोलेगा। ठीक है, तो ये कंपाउंडेबल टाइप ऑफ ऑफेंस है बिकॉज इट इज इंप्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ओके, फिर है इसके बाद आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन नंबर 130 और सेक्शन नंबर 131। सेक्शन नंबर 130 बात करता है रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसमें ऐसा बोला है कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से रीओपन कर सकते हो। बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन होंगे तो कुछ ना कुछ एंट्री पास होगी, जब भी एंट्री पास होगी इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ तो चेंज होगा, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चेंज होगा। आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एक भी एंट्री मारते हो तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट किधर जाता है, फाइनेंशियल, आइदर बैलेंस शीट चेंज होगा या तो प्रॉफिट एंड लॉस। तो आप कोई भी एंट्री मारो कुछ ना कुछ चेंज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होने वाला है। तो जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीकास्ट होंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट जब रीओपन हो रहा है कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर से, तो ये कैसे होता है? तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट या इनकम टैक्स अथॉरिटी या सेबी या अदर अथॉरिटी, मतलब अदर रेगुलेटरी बॉडी या अथॉरिटी या एनी अदर पर्सन, इन लोगों को लगता है कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ गड़बड़ है और ये रीओपन करने चाहिए, तब ये लोग एप्लीकेशन करते हैं कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। फॉर एग्जांपल, लेट अस टेक एन एग्जांपल, सीजी को शक लगा तो सीजी ने इस सेक्शन नंबर 130 का यूज करके कोर्ट या ट्रिब्यूनल, हम अज्यूम करते हैं ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे दिया कि भाई ये कंपनी जो है अपनी लिमिटेड, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन करवाओ। अभी कोर्ट ट्रिब्यूनल डायरेक्ट ओपन नहीं करवाता, कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने पहले रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा सबको, किसको किसको, सबको। भले एप्लीकेशन सिर्फ सीजी से आया लेकिन कोर्ट रिप्रेजेंटेशन भेजेगा सीजी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी या एनी अदर पर्सन, जो भी सीजी को जरूरी, कोर्ट को जरूरी लगा, ट्रिब्यूनल को जरूरी लगा, उन सबको रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजेगा, नोटिस भेजेगा कि भाई देखो सीजी चाहती है इस कंपनी का मैं बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन करवाओ, क्या मैंने आपका इस पे क्या बोलना है बताओ। फिर इनसे जो रिप्रेजेंटेशन आएगा उसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट और ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा दो चीजें, क्या कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज हुए, कंपनी के अफेयर्स मिसमैनेज हुए, क्या कंपनी के अकाउंट्स फ्रॉडुलेंट तरीके से बने। अगर इन दोनों में से एक भी जगह पे आप फंस गए तो कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा कि यार इनके बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन करो और इसको करेक्ट करवाओ। ओके, इसमें इसके अलावा सेक्शन नंबर 131 भी है, हम लोग पहले एक बार 130 एक बार पूरा देख लेते हैं, इसमें कुछ छूटा तो नहीं है हमारा। ओके, अदर में सर्विंग ऑफ नोटिस देखा हमने। हाँ, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा है कि लास्ट 8 फाइनेंशियल ईयर्स का ही आप बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन करवा सकते हो, या अगर आपको 128(5) में एक्सटेंडेड पीरियड के लिए प्रिजर्व करने बोला है अकाउंट, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि इन्वेस्टिगेशन केस में हो सकता है 8 की जगह 18 या 20 साल भी वो
प्रिजर्व करने रखे। अगर ऐसे एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको प्रिजर्व करने बोला है तो वो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम में भी कभी भी आप ओपन कर सकते हो। यानी जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिजर्व्ड है, इन शॉर्ट आप दिमाग में ऐसे रखो, जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिजर्व्ड है वो सारे रीओपन कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आप 8 साल तक के प्रिजर्व रखते हो, और अगर इन्वेस्टिगेशन केस है तो लॉन्गर भी आपको सीजी बोल सकता है प्रिजर्व करके रखने। जितने भी प्रिजर्व्ड है वो आप रीओपन कर सकते हो। ओके, एक बार आपने रिकास्ट कर रीओपन कर दिया बुक्स ऑफ अकाउंट, और तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेंज होगा। जो आपका रिकास्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा ये हम बाय डिफॉल्ट इसको फाइनल मानेंगे। इसको दोबारा से आपको कंपनी में जनरल मीटिंग बुला के इसको अडॉप्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसके बाद हम लोग गए थे, आई थिंक ये वाला अभी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम जाते हैं सेक्शन नंबर 131 में। सेक्शन नंबर 131 बोलता है कि आप वॉलेंटरीली भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर चाहे, उनको लगता है कि उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त 129 को फॉलो नहीं किया या बोर्ड रिपोर्ट बनाते वक्त 134 को फॉलो नहीं किया और वो अब उसको रिवाइज करना चाहते हैं, तो वो रिवाइज कर सकते हैं। कैसे? तो वॉलेंटरीली वो करेंगे। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस पहले तो एप्लीकेशन करेगा। किसको एप्लीकेशन करेगा? ट्रिब्यूनल को। और ट्रिब्यूनल क्या करेगा? ट्रिब्यूनल नोटिस देगा सीजी और आईटीए को, और सीजी और आईटीए से रिप्रेजेंटेशन मांगेगा, और ये रिप्रेजेंटेशन कंसीडर करके फिर डिसाइड करेगा कि मैं इसको 131 का बेनिफिट लेने दूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या नहीं। मतलब क्या वेदर शुड ट्रिब्यूनल अलाउ द रिवीजन ऑफ 129 एंड 134 और नॉट। तो अगर रिवीजन के लिए अलाउ कर दिया तो आप लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का ट्रिब्यूनल के पास पावर है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर के किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट को रिवाइज करने का अथॉरिटी ट्रिब्यूनल दे सकता है, लेकिन प्रोसेस उसको पूरी फॉलो करनी है। एक फाइनेंशियल ईयर का एक ही बार रिवीजन अलाउड है, उससे ज्यादा बार रिवीजन अलाउड नहीं है। इसके बाद हमने देखा था 132 बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनएफआरए। एनएफआरए मतलब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये हमारा बाप बन गया है। एनएफआरए का जन्म सीजी ने इसलिए करवाया ताकि ये अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के मैटर्स को देख सके। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1A में उसने क्या बोला कि मैं अकेले काम नहीं करूंगा, मैं अपने अलग अलग डिवीजन बनाऊंगा और उसके थ्रू काम करूंगा। 2 में उसने बोला कि मुझे बहुत असीम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। उसने बोला कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, यानी इसने सारे एक्ट, सारे सेक्शन, सारे रूल्स को ओवरराइड करके बोला है एनएफआरए शैल हैव 4 पावर्स या 4 ड्यूटीज। क्या? पहला, मेक रिकमेंडेशन टू सीजी for formulation of accounting and auditing standards and policies to be adopted by company and auditors respectively। यानी accounting standard NFRA बताएगा, accounting policies NFRA बताएगा, auditing standard NFRA बताएगा, auditing policies NFRA बताएगा। पहला। दूसरा पावर, NFRA will monitor and enforce the अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। एनएफआरए देखेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तीसरी पावर, oversee the quality of service of the professionals who are required to follow the standards on auditing। यानी इन शॉर्ट हमारे सीए लोगों के सर्विस की क्वालिटी को भी वो जज करेगा। ये 3 इंपॉर्टेंट पावर उसने अपने हाथ में ले लिए। चौथा, एक और रैंडम पावर ले लिया। क्या बोलता है? ये ऊपर के 3 पावर को, ऊपर के 3 ड्यूटी को करने के लिए अगर मुझे कुछ और एडिशनल भी करना पड़ा तो वो भी मैं करने का पावर रखता हूं, पावर नंबर 4। पावर नंबर 4 बोलता है power perform such other function relating to A, B and C as may be prescribed। तो रूल्स में कुछ और भी चीजें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो एनएफआरए के अभी ऊपर पावर में नहीं है, लेकिन रूल के थ्रू उसके पावर में आ सकता है। तो एनएफआरए नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स बोलता है मैं 4 चीजें कर सकता हूं। कौन सी है? मेक रिकमेंडेशन टू सीजी फॉर अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पॉलिसीज, मॉनिटर एनफोर्स द कंप्लायंस, सी द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड चौथा, डू अदर फंक्शंस। अच्छा, ये 4 काम करने के लिए क्या कौन एक्चुअली काम करता है? तो पहले देखो कि एनएफआरए कंस्टिट्यूट कैसे होता है। तो एनएफआरए में सर एक चेयरपर्सन होता है। ये चेयरपर्सन को ऐसा वैसा इंसान नहीं है सर, ही इज अ पर्सन ऑफ एमिनेंस हैविंग एक्सपर्टीज इन अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस एंड लॉ एंड ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ही और शी एज द केस में भी। तो ही और शी इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये अकेला नहीं है, इसके साथ मैक्सिमम 15 लोग और भी मेंबर्स भी होते हैं। ये मेंबर्स जो होते हैं पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों भी हो सकते हैं। ओके, अब मैंने आपको पॉइंट नंबर 1A में जो नया आया था ऊपर बोला था कि एनएफआरए अलग अलग डिवीजन बना के काम करता है। हर डिवीजन को प्रिसाइड करेगा, हर डिवीजन को हेड करेगा आइदर चेयरपर्सन खुद या उसके द्वारा अपॉइंट किया गया एक फुल टाइम मेंबर। हर डिवीजन को हेड करेगा आइदर चेयरपर्सन खुद, और एक इंडिविजुअल तो इतने सारे डिवीजन को हेड नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, डिवीजन को एक फुल टाइम मेंबर को असाइन करेगा उसको प्रिसाइड करने के लिए, हेड करने के लिए। ओके, ईच डिवीजन शुड बी प्रिसाइडेड ओवर बाय आइदर चेयरपर्सन और फुल टाइम मेंबर एज बी ऑथराइज्ड बाय चेयरपर्सन। ओके,
अब ये मेंबर्स, चेयरपर्सन और मेंबर्स अकेले इतना सारा काम नहीं करेंगे, तो इनके नीचे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी लगती है ये भी रूल्स द्वारा दी जाएगी, और जो भी सारे टर्म्स कंडीशंस पेमेंट है चेयरपर्सन का, मेंबर्स का, बॉडी का, ये सारा रूल्स के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। चेयरपर्सन और मेंबर्स को कुछ सीजी को डिक्लेरेशन देना पड़ता है, यानी चेयरपर्सन मेंबर्स एक डिक्लेरेशन देंगे सीजी को। क्या डिक्लेरेशन देंगे? दे हैव नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे डोंट लैक इंडिपेंडेंस। वो बोलेंगे हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हम वी डू नॉट लैक इंडिपेंडेंस, और हम ये काम करने के लिए सक्षम है। अगर आप चेयरपर्सन या फुल टाइम मेंबर हो तो आपको एक एडिशनल एक और बात बोलनी पड़ती है। क्या? कि ना मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में या ना किसी में कंसल्टेंसी फर्म में मेंबर हूं या पार्टनर हूं, या मेरा कोई प्रकार का इंटरेस्ट है अभी, जब तक मैं आपके कमिटी में हूं तब तक, यानी एनएफआरए में हूं तब तक। साथ ही साथ एनएफआरए छोड़ने के बाद 2 साल तक भी मैं किसी और फर्म में या किसी और कंपनी में या कंसल्टेंसी में नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी पावर मिसयूज कर सकता हूं, इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। इतना बड़ा उनको रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अब जितना पावर, जितना ड्यूटी उन्होंने इधर दिया था ना पॉइंट नंबर 2 में, वो ड्यूटी फुलफिल करने के लिए पॉइंट नंबर 4 में उतना ही इक्वल पावर भी ले लिया एनएफआरए ने। क्या क्या पावर लिया देखो? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी लॉ फॉर टाइमिंग इन फोर्स, एनएफआरए शैल हैव पावर टू इन्वेस्टिगेट आइदर सुओ मोटो और ऑन रेफरेंस मेड टू इट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको? सच क्लास ऑफ बॉडी, कॉर्पोरेट और पर्संस एज द केस में बी फॉर प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट। मैंने आपको बताया प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट क्या होता है। सर सीए पैनल में आप लोग नहीं पढ़े, प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ेंगे। सीए एक्ट 1949, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में कुछ शेड्यूल्स दिए। शेड्यूल 2 टाइप के दिए, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड। फर्स्ट शेड्यूल में 4 पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3 और 4। पार्ट 1 में 12 पॉइंट है, फिर 3, 4 ऐसे अलग अलग पॉइंट है, और शेड्यूल 2 में भी 3 पार्ट है। शेड्यूल 1, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 1, 2 और 3 ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताता है, और पार्ट 4 अदर मिसकंडक्ट बताता है। शेड्यूल 2 का पार्ट 1 और 2 प्रोफेशनल मिसकंडक्ट बताता है, पार्ट 3 जो है वो अदर मिसकंडक्ट बताता है। इसमें दिए गए मिसकंडक्ट ये अगर आप करते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हो, तो उसको क्या सजा मिलेगी ये एनएफआरए अभी डिसाइड करेगा। अगर आप एनएफआरए के परव्यू में आते हो तो, अगर आप एनएफआरए के परव्यू में नहीं आते हो तो आईसीएआई की जो डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट है या डिसिप्लिनरी बोर्ड है, कमिटी है, वो लोग डिसाइड करते हैं आपको क्या सजा देना है। ये जो सारे गुनाह है ये शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 में लिखे हुए अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए। आप कौन सा गुनाह करते हो उसके ऊपर से आपको सजा मिलेगी। तो एनएफआरए बोलता है सबसे पहले मुझे पावर चाहिए कि किसने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट या अदर मिसकंडक्ट किया है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ने। अच्छा, सुओ मोटो या तो सीजी के बोलने से मैं उसको पकड़ूंगा और मैं उसको सजा दूंगा, ये वो पावर ले रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर एक बार एनएफआरए ने किसी का केस ले लिया तो उस वो पर्टिकुलर केस कोई और अथॉरिटी या बोर्ड ना चला सकती है, या अगर ऑलरेडी चल रहा होगा तो उसको बंद करना पड़ेगा। एनएफआरए सबसे बड़ा है। अगर एनएफआरए ने किसी का केस उठा लिया तो बाकी सब लोगों को अपना बिजनेस बंद करने, मतलब केस बंद करके एनएफआरए को हैंड ओवर करना है, एनएफआरए वो केस चलाएगा। ओके, इसके अलावा सर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में जो सिविल कोर्ट को जो पावर होती है वो सारी की सारी 4 इंपॉर्टेंट पावर आपने एनएफआरए को दे दी। कौन सी 4 इंपॉर्टेंट पावर? टू डिस्कवर एंड प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट। कोई बुक्स ऑफ अकाउंट डिस्कवर करके प्रोड्यूस करने की पावर जो सिविल कोर्ट को होती है, एनएफआरए को है। समनिंग एंड एनफोर्सिंग अ पर्सन टू बी प्रेजेंट एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। किसी बंदे को ऑर्डर दे सकता है एनएफआरए की, तू कल इतने बजे मेरे पास सामने यहां पे आएगा या नहीं आएगा, अदरवाइज तू जेल जाएगा, उसको आना पड़ेगा। प्लस मैं इसको ये भी बोल सकता हूं, आज जा कटघरे में खड़े रहे और जो तेरे को पता है सच बोल। आई कैन आस्क पीपल टू बी प्रेजेंट इन द प्रोसीडिंग, आई कैन आस्क देम टू स्टैंड इन विटनेस बॉक्स एंड से वॉट एवर दे नो, और सो आई कैन एग्जामाइन देम ऑन ओथ। मतलब मैं गीता या कुरान देके उनको बोलूंगा इस पे हाथ रखो, कसम खाओ, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये भी करने का पावर एनएफआरए को दे दिया है आपने। इसके अलावा इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑफ एनी अदर पर्सन, इसका भी उसको पावर है। इसके अलावा सर इशुइंग एंड कमीशनिंग ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, इसका भी उसको पावर है। ये 4 पावर जो सिविल कोर्ट के है वो आपने एनएफआरए को दे दिए। सर इसके अलावा अगर एनएफआरए को पकड़ लेता है किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट में, तो उन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सजा देने का भी पावर है। सजा क्या देगा? तो आइदर अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आपको अप टू 1 लाख का पेमेंट फाइन लगा सकता है, या 5 times द फीस रिसीव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क, जिसमें आपने प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है या अदर मिसकंडक्ट किया है, तो आपको 1 लाख तक का फाइन या 5 times द फीस रिसीव्ड।
अगर आप फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आपको 5 लाख तक का फाइन या 10 टाइम्स द फीस रिसीव्ड, इतना आपको पेनल्टी लग सकता है। सर इतना ही नहीं, आपको मैं आगे काम करने से भी रोक सकता हूं। आई कैन डिबार अ मेंबर, आई एम नॉट एनएफआरए, एनएफआरए कैन डिबार द मेंबर। व्हाट डू यू मीन बाय डिबार द मेंबर? उस सीए को आगे काम करने से रोक देगा। कैसे? वो उसको ऑडिट नहीं करने देगा, वो उसको वैल्यूएशन नहीं करने देगा। कितने टाइम के लिए? तो मिनिमम 6 मंथ्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स तक के लिए वो रोक सकता है। ये हमने देखा था। और इसके अगेंस्ट में अगर आप खुश नहीं हो तो आप किसके पास जा सकते हो? एनसीएलएटी के पास जा सकते हो। हमने वो भी नीचे पढ़ा है, मैं आएगा तब वो पॉइंट आपको रिवाइज करवा दूंगा। ओके, इसके बाद हम लोग एक सेकेंड में थोड़ा सा ऊपर नीचे, हाँ, इसके बाद हम लोग ने क्या क्या देखा? इसके बाद हमने एनएफआरए के कुछ रूल्स देखे, जैसे कौन सी कंपनीज, हमने सबसे पहले देखना है कि एनएफआरए के नजरिए में कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट फंसते हैं, यानी एनएफआरए के चंगुल में कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट फंसते हैं। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो लिस्टेड कंपनीज का ऑडिट कर रहा है वो गया। पहला पॉइंट नंबर ए बोलता है कंपनीज हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और उसका कोई ऑडिटर है तो वो एनएफआरए के चंगुल में आ गया। अगर उस ऑडिटर ने कोई मिस्टेक की तो एनएफआरए उसको सजा देगा। दूसरा, अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो लेकिन आपका पेड अप शेयर कैपिटल 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, आपका टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है, या आपका आउटस्टैंडिंग लोन बोरिंग डिपॉजिट इंटरेस्ट 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, 500, 1500, तो आपको भी आपका जो ऑडिटर है वो भी एनएफआरए के दया दृष्टि में आ जाएगा। ओके, इसके अलावा अगर आप इंश्योरेंस कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, या कंपनी हु इज एंगेज इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो, या आप एनी अदर लॉ में चलने वाली कंपनीज हो, तो आपके भी जो ऑडिटर है वो भी एनएफआरए के अंडर आ जाएंगे। इसके अलावा सर अगर आप एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी या पर्सन हो जिसको सीजी ने अपने प्यार मोहब्बत से रिफर किया कि भाई ये कंपनी का ऑडिटर देख ले तू, ऐसे कंपनी के ऑडिटर को भी एनएफआरए देख सकता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, आप कहा हो इनकॉर्पोरेट रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया हो, लेकिन आप सब्सिडरी हो ऐसी कंपनी के जो कंपनी इंडिया में आती है और ऊपर पॉइंट नंबर ए बी सी डी में आती है। ध्यान से सुनो, ये वाला पॉइंट नंबर ई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ए बी सी और डी जो 4 पॉइंट है ना, मतलब लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसमें 500,500 क्रॉस करता है, या इंश्योरेंस, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, अदर, या एनी बॉडी कॉर्पोरेट रेफर्ड बाय सीजी, अगर आप इन 4 कंपनीज में आते हो, ठीक है, और आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है, जिसको मैं बोलूंगा फॉरेन सब्सिडरी, जो फॉरेन में इनकॉर्पोरेटेड है। अच्छा, ये जो फॉरेन में सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड है, इस सब्सिडरी का इनकम जो है या इसका जो नेटवर्थ है, ये 20% और मोर ऑफ द कंसोलिडेटेड नेटवर्थ ऑफ और द कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द कंपनी है, तो ऐसी सब्सिडरी कंपनी को जो ऑडिट कर रहा है वो ऑडिटर भी एनएफआरए के परव्यू में आ गया। समझ रहे हो क्या? आप ए बी सी डी में फंसे थे, आपकी एक फॉरेन सब्सिडरी है, उस फॉरेन सब्सिडरी का नेटवर्थ या इनकम, आपके टोटल नेटवर्थ और इनकम का 20% उस फॉरेन सब्सिडरी से आप कमा रहे हो, और वो फॉरेन सब्सिडरी को जो भी बंदा ऑडिट कर रहा होगा वो ऑडिटर भी एनएफआरए के परव्यू में आ जाएगा। इतना खतरनाक है एनएफआरए। एक बार आप एनएफआरए के चंगुल में आ गए तो कम से कम 3 साल तक आप एनएफआरए के चंगुल में रहोगे, आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। ओके, 3 साल तक आप वहां पे फंसे रहोगे। मतलब एक बार आपने लिस्टेड कर दिए तो आपका ऑडिटर फंस गया एनएफआरए में, अब भले आप अनलिस्टेड हो गए वापस तो भी 3 साल तक एनएफआरए के अंडर ही आप रहोगे, चौथे साल से आप फिर आईसीएआई के अंडर चले जाओगे ऑडिटर। ओके, इसके अलावा सर अब देखो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे है। तो सबसे पहले आईसीएआई बोलता है कि नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत है, या तो आईसीएआई बोलेगा कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट हमको करनी चाहिए। ये आईसीएआई किसको बोलेगा? ये आईसीएआई जाके बोलेगा एनएफआरए को। एनएफआरए इसके ऊपर और रिकमेंडेशन मंगाएगा, कुछ प्रूफ, कुछ एविडेंस या कुछ डिस्कशन करवाएगा, और उसके बाद एनएफआरए ये चीज जाके बोलेगा सीजी को, और सीजी इसके ऊपर फिर और डिस्कशन करवाएगा, और सीजी को अगर ये ठीक लगा तो सीजी इसको प्रिस्क्राइब कर देगा सेक्शन नंबर 133 में जो हम पढ़ने वाले। पहले ये काम हो रहा था नाकास के थ्रू, यानी आईसीआई नाकास को बताता था, नाकास बोल नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहले आईसीआई नाकास को बताता था, नाकास सीजी को बताता था, सीजी फाइनल करता था। अब आईसीआई एनएफआरए को बताता है, एनएफआरए सीजी को बताता है, सीजी फाइनल करता है। बेसिकली ये हमेशा इनिशिएट होता है आईसीआई से। ओके, अगर आपने किसी प्रकार का गलती कर दिया सेक्शन नंबर 132 में, यानी आप कंपनी हो या ऑफिसर हो या ऑडिटर हो या कोई भी पर्सन हो, आपने अगर सेक्शन नंबर 132 ब्रेक कर दिया तो आपको सजा दी जाएगी सेक्शन नंबर 450 में। सर ये सेक्शन नंबर 450 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बताता हूं सेक्शन नंबर 450 क्या है। जब पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं कोई भी गलती की कोई सजा नहीं लिखी है, मतलब कहीं पर अगर बोला है कि मैं आपको फाइन करूंगा,
कहीं अगर कंपनीज एक्ट में बोला है कि मैं आपको फाइन करूंगा, लेकिन अमाउंट ऑफ फाइन नहीं लिखा है, तो आप सेक्शन नंबर 450 में जाते हो। सेक्शन नंबर 450 बोलता है पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज गिवन। पनिशमेंट वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टी और पनिशमेंट इज प्रोवाइडेड इन द एक्ट, तो ये जनरल पेनल्टी का सेक्शन लग जाता है 450। 450 में बोला है 1,00,000 रुपए या 1,000 पर डे आफ्टर फर्स्ट, ये इसको पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर कोई भी कंपनी, ऑफिसर, ऑडिटर या पर्सन 132 को ब्रेक करता है, उसको 450 द्वारा 1,00,000 या 1,000 पर डे इज द पेनल्टी आफ्टर फर्स्ट, इतना पेनल्टी लग सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 5 मैं बोल रहा हूं, अगर कोई भी बंदा एग्रीव्ड है एनएफआरए के कोई डिसीजन से, यानी एनएफआरए ने सपोज सीए का डिबार कर दिया 1 साल के लिए, एनएफआरए ने 1,00,000 का फाइन लगा दिया किसी इंडिविजुअल को, एनएफआरए ने 5,00,000 का फाइन लगा दिया किसी फर्म को, और वो उस फाइन से खुश नहीं है, तो वो बंदा जाकर एपेलेट ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलएटी के पास इसके खिलाफ अपील कर सकता है। सब सेक्शन 6, 7, 8, 9 ओमिट हो चुके हैं। 10 बात करता है टाइम एंड प्लेस वेयर द एनएफआरए शुड मीट। 11 बात करता है सेक्रेटरी और एम्प्लॉइज के बारे में। 12 बोलता है एनएफआरए न्यू दिल्ली में रहेगा। 13 बोलता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट एनएफआरए कैसे मेंटेन करेगा, जैसा उसको सीजी बोलेगा। सीजी को कैसे पता चलेगा, सीजी सीएजी से पूछ के बोलेगा। सीएजी बोलते कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि सर मैंने एनएफआरए अथॉरिटी नाम की एक चीज बनाई है, मेरे को बताओ उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे रखने चाहिए। सीएजी ने बोला ऐसे रखने चाहिए, सीजी ने एज इट इज उठा के चिपका दिया, एनएफआरए को बोला तुम ऐसे मेंटेन करो। तो ऑफ कोर्स अब बुक्स ऑफ अकाउंट सीएजी के सुन के तुम रख रहे हो, ऑडिट भी कौन करेगा तुम्हारा, सीएजी ऑडिट करेगा। इसके अलावा एनएफआरए को पीरियोडिकली एनुअल एक रिपोर्ट भी बताना पड़ता है अपने फाइनेंशियल ईयर के ऊपर कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज की है। इसके बाद आपको बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने हैं और उसका ऑडिट भी हो रहा है, सीएजी ऑडिट भी करवा रहा है। अब सीजी के पास ऑडिट रिपोर्ट आएगा प्लस फाइनेंशियल रिपोर्ट आएगा फ्रॉम एनएफआरए, ये दोनों वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख देगा फॉर डिसीजन फॉर अडॉप्शन। इज दैट क्लियर? फिर आते हैं सेक्शन नंबर 133 पे, जो बोलता है कि सीजी की पावर है टू प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन हमको अंदर की बात पता है एक्चुअली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीएआई बताता है एनएफआरए को, एनएफआरए बताता है सीजी को, और फिर सीजी को सही लगा तो सीजी उसको फाइनल कर सकता है सेक्शन 133 का पावर यूज करके। 133 में सीजी को पावर मिला है सेक्शन कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करने का। ओके, फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर 134 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बात करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अकेले नहीं घूमते सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमेशा ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड रिपोर्ट और एनेक्स्चर्स हमेशा उसके साथ घूमते हैं। सर ये साइन कौन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साइन करता है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ ही इज ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड। इफ देयर इज नो चेयरमैन ऑफ द कंपनी और इफ द चेयरमैन इज नॉट सो ऑथराइज्ड टू साइन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, देन इन दैट सिचुएशन टू डायरेक्टर्स विल साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। आउट ऑफ द 2 डायरेक्टर्स वन हैज टू बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अच्छा इतना अकेला काफी नहीं है, इसके साथ साथ अगर आपकी कंपनी में सीईओ है और वो डायरेक्टर है, इफ देयर इज अ सीईओ एंड ही इज अ डायरेक्टर इन द कंपनी, वो सीईओ को भी साइन करना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपकी कंपनी में सीएफओ है या कंपनी सेक्रेटरी है, सीएस, सीएफओ और सीएस अगर आपकी कंपनी में है और ये अगर अपॉइंट करके रखे आपने, तो इन लोगों को भी साइन करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन कौन लोग साइन करें? चेयरपर्सन इफ ऑथराइज्ड, अदरवाइज 2 डायरेक्टर 1 एमडी, सीईओ इफ डायरेक्टर साइन, सीएफओ सीएस इफ अपॉइंटेड साइन, इतने सारे लोग मिलकर साइन करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। साइनिंग के बाद ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाते हैं ऑडिटर को, ऑडिटर उसके बाद ऑडिट करता है और अपना ऑडिट रिपोर्ट बना के देता है। अब ये बनने के बाद, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद अब जाते हैं डायरेक्टर्स को, फिर डायरेक्टर अपनी बोर्ड रिपोर्ट बनाते हैं। और ये बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है सर? ये बोर्ड रिपोर्ट मतलब बोर्ड को जो सब बातें कहनी है और जो सेक्शन नंबर 134 ने बोला है, ये सब चीजें बोर्ड को बोलना जरूरी है। क्या क्या रहता है इसमें? देखो सर बोर्ड रिपोर्ट में बहुत सारे पॉइंट है, एक बार फास्ट में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है, लेकिन उसके पहले मैं बोर्ड रिपोर्ट के बारे में एकदम छोटा पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं जो इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोर्ड रिपोर्ट कभी भी सर सीएफएस पे बेस्ड नहीं होता, बोर्ड रिपोर्ट हमेशा एसएफएस पे बनता है। हमने क्लास में इसका पूरा डिटेल लॉजिक पढ़ लिया है। आप इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, आप आपके सारे सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं हो, तो आप आपका बोर्ड रिपोर्ट उसी कंपनी के बारे में देंगे जिसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। तो इसीलिए बोर्ड रिपोर्ट जो है वो एसएफएस पे बेस्ड बनती है, सीएफएस पे नहीं। एसएफएस इज व्हाट? स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो सर मतलब ऐसा होगा ना, अगर आप एसएफएस पे बेस्ड करके बोर्ड रिपोर्ट बना रहे हो तो सर सब्सिडरी के बारे में कौन कहां बोलेगा? तो इसलिए आप क्या करोगे, हाइलाइट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरीज, इसका एक अलग रिपोर्ट बनाओगे। तो अब यानी आप समझ रहे हो, बोर्ड रिपोर्ट जाएगा एसएफएस पे और हाईलाइट ऑफ सब्सिडरी जाएगा आपके जो सब्सिडरी का हाईलाइट आप देते हो ना उस पे। तो ये 2 अलग रिपोर्ट जा रही है। ओके, सीएफएस पे नहीं बन रहा है, अभी भी याद रखना।
ठीक है। और 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी को तो ये रूल अप्लाई नहीं होता। आईएफएससी पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बारे में ऐसा बोला है कि आपको जो स्टेटमेंट आपने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पर्टिकुलर बात बोल दी है उसको वापस से दोबारा आपको बोर्ड रिपोर्ट में बोलने की जरूरत नहीं है, उसको रेफरेंस दे दो, रिपीट मत करो। ओके, इसके अलावा अब देखते हैं क्या क्या जाता है बोर्ड रिपोर्ट में। सबसे पहला एक्सट्रैक्ट ऑफ एनुअल रिटर्न जो हमने सेक्शन नंबर 92 में पढ़ा। इसके बाद नंबर ऑफ बोर्ड मीटिंग हेल्ड, डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट। सर डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है? इसके अंदर और 5-6 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, फिर इंटरनल गोइंग कंसर्न, फिर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और कंप्लायंस। 6 पॉइंट्स आपको देखने हैं। इसके बाद अगर कोई फ्रॉड रिपोर्ट किया है 143(1)(2) में, जो हम अगले चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, तो वो फ्रॉड के बारे में भी डिटेल्स आपको देने पड़ते हैं। फिर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई डिक्लेरेशन है, या आपको नॉमिनेशन कमिटी 178 में कोई आपने पॉलिसी बना के रखी है कि कौन से डायरेक्टर को कितना पेमेंट देंगे, कैसे देंगे, कौन सा डायरेक्टर को कितना सैलरी देंगे, कौन सा डायरेक्टर ने कितना नॉलेज रहना चाहिए, कितना एक्सपीरियंस रहना चाहिए, क्या पढ़ा रहना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पे बताते हो आप एनआरसी में। इसके अलावा अगर कोई क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या एडवर्स रिमार्क या डिस्क्लेमर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका ऑडिट करते हुए देता है, या आपका कंपनी सेक्रेटरी आपका सेक्रेटरियल ऑडिट करते हुए देता है, उसके ऊपर भी आपको आपके कमेंट देने हैं बोर्ड रिपोर्ट में कि भाई ऑडिटर ने बोला है कि यहाँ पे मैं एडवर्स रिमार्क दे रहा हूं, तो आपका उस पर क्या बोल रहा है एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये भी आपको उसमें बताना है। यही पॉइंट देख के मैंने आपको बोला कि पहले ऑडिट रिपोर्ट बनती है और फिर बोर्ड रिपोर्ट, क्योंकि अगर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी पहले तभी तो पता चलेगा कि ऑडिटर ने कोई रिमार्क दिया है, तभी तो बोर्ड उस पर कमेंट दे पाएगा। लॉजिकल है? ओके। फिर आता है अगर आपने सेक्शन नंबर 186 में कोई लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट किया है तो वो बताइए। आपने 188 में कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया तो बताइए। आपने कंपनी के अफेयर्स कैसे मेंटेन किए ये बताइए। पॉइंट नंबर जे और के बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिजर्व में कितना प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हो, जो कि हमने देखा था कि अब आपकी मर्जी से आप कितना भी रख सकते हो, हमने डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड में रिवाइज किया है। फिर आप कितना प्रॉफिट का पार्ट डिविडेंड पे कर रहे हो, ये भी आप हमको बताइए। अगर कोई चेंजेस हुए हैं आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर बट बिफोर मेकिंग बोर्ड रिपोर्ट, क्योंकि सर ईयर एंड के बाद बहुत सारी चीजें हो रही है। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल करते हो, उसको साइन करते हो, फिर ऑडिटर के पास जाता है, फिर ऑडिट होता है, फिर ऑडिट रिपोर्ट बनता है और उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट बनता है और उसके बाद बोर्ड रिपोर्ट साइन होता है। इस दौरान हो सकता है कि 5 महीने बीत जाए, 4-5 महीने बीत जाए। ये 4-5 महीनों में अगर ऐसा कुछ इवेंट हुआ जो आपके कंपनी के गोइंग कंसर्न पे हैम्पर कर सकता है, तो ये भी चीज आप बोर्ड रिपोर्ट में हमको बताएंगे। इसके अलावा सर अगर आप टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग और आउटगो के लिए आपने क्या क्या किया वो आप बताइए। आपने आपकी कंपनी के लिए रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई है कि नहीं, और अगर ऐसा एलिमेंट ऑफ रिस्क अगर कोई है जो आपके एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर सकता है तो वो भी हमको बताइए। आपने सेक्शन नंबर 135 के अंदर सीएसआर इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए, सीएसआर पॉलिसी क्या डेवलप है, सीएसआर कमिटी में आपके कौन कौन है, ये सारे इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देनी पड़ती है। पॉइंट नंबर पी बोलता है आपने अपने आप का एनुअल इवैल्यूएशन किया या नहीं। अगर आप ऐसी कंपनी है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 25 करोड़ से ज्यादा है, तो आप ये भी बताइए कि आप ये जो अपना फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन है ये कैसे करते हो। सर ये फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन क्या है? डायरेक्टर्स अपना खुद का इवैल्यूएशन करते हैं कि मैंने इस साल कैसा काम किया है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट कंपनी अगर है और गवर्नमेंट कंपनी को जो मिनिस्ट्री हैंडल करी, वो मिनिस्ट्री के जो लोग हैं वो खुद अगर आपके डायरेक्टर का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो वो गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन की जरूरत है, क्योंकि आपका मिनिस्ट्री कोई और, खुद गवर्नमेंट ही आपका इवैल्यूएशन करे तो आपको खुद का इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज मोर रिलायबल? कोई और अगर आपको इवैल्यूएट करे तो ज्यादा रिलायबल है, खुद तो मैं अपने आप की बड़ाई करूंगा ही ना। इसके अलावा सर कुछ अदर मैटर्स भी इंक्लूड होते हैं। अदर मैटर्स क्या है हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट प्रोविजो बताना चाहता हूं। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको बोर्ड रिपोर्ट में दोबारा इंक्लूड करके टाइम और जगह वेस्ट मत करो और पेजेस मत बढ़ाओ, उसका सिर्फ रेफरेंस दे दो। नेवर रिपीट दोस थिंग, ओनली रेफर द थिंग्स। इसके अलावा सर एक और पॉइंट ऐसा है कि जहां पर एनआरसी का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई, और सीएसआर के का जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर ओ, ये दोनों पॉलिसीज जो होती है, एनआरसी पॉलिसी और सीएसआर पॉलिसी, ये आपने आपकी वेबसाइट पे ऑलरेडी डाल के रखी होगी। अगर आपने ये आपकी वेबसाइट पे डाल के रखी है तो उन पॉलिसीज का सिर्फ साइलेंट फीचर्स हमको बताइए और उसका यूआरएल लिंक दे दीजिए। आप वापस से पूरा वो 50 पेज का पॉलिसी यहां पे बताने की जरूरत नहीं है, बोर्ड रिपोर्ट अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। ओके, लॉजिकल है? ओके। फिर इसके बाद हमने देखा था कुछ अदर पॉइंट्स जो हम बोल रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे। अदर पॉइंट में आपको देना है फाइनेंशियल हाइलाइट्स, आपका नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंज है, आपके डायरेक्टर्स केएमपी कुछ नए आए, कुछ अपॉइंट हुए, कुछ रिजाइन हुए, आपकी सब्सिडरी ज्वाइंट वेंचर कंपनी कुछ नई बनी, कुछ खत्म हो गई, जो पहले थी अब नहीं रही, ये भी डिटेल्स हमको दो। अगर आपने कुछ डिपॉजिट लिया है तो आपने ड्यूरिंग द ईयर कितना एक्सेप्ट किया, आपने अनपेड अगर रखा है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना अनपेड रखा है ये भी बताइए। एट द बिगिनिंग कितना था, मैक्सिमम कितना, एंड ऑफ द ईयर कितना पेंडिंग है, ये सारी चीजें बताइए। आपने शेड्यूल चैप्टर
चैप्टर 5 को ब्रेक करके कोई डिपॉजिट लिया है तो वो भी अमाउंट बताइए। आपके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर अगर पास किया है कोई कोर्ट ने, कोई ट्रिब्यूनल ने, और आपके गोइंग कंसर्न पे एम्पर हो गया है तो वो भी पॉइंट बताइए। आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एडिक्वेट है कि नहीं ये बताइए। आपने अगर कॉस्ट रिकॉर्ड, आपको एज पर सेक्शन 148 कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना था तो आपने वो मेंटेन किया है कि नहीं किया है वो भी हमको बताइए। एज पर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 आपको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी बनानी चाहिए। आपने वो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई या नहीं बनाई वो भी हमको बताइए। ये सारी चीजें बोर्ड रिपोर्ट में आती है। इसके अलावा कुछ सेक्शन 8 1% कंपनी के लिए बोला है कि आप पूरी बोर्ड रिपोर्ट मत बनाओ, आप उसको क्या कर सकते हो, एवरेज बोर्ड रिपोर्ट बनाओ, यानी जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है सिर्फ वो बताएंगे। इसके अलावा अगर आप बोर्ड रिपोर्ट में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली वो ओपीसी की बोर्ड रिपोर्ट में रहनी चाहिए, वो कौन सी है, कोई अगर क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन या रिवर्स एडवर्स रिमार्क किसी ने अगर सीए ने या सीएस ने किया है तो उसके ऊपर भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी चाहिए आपने। ओके इसके बाद हम लोग देखते हैं डायरेक्टर रिस्पांसिबिलिटी स्टेट। हमने ऊपर देख लिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की है, आपने सिलेक्ट की है, कंसिस्टेंटली अप्लाई की है, जो जजमेंट्स और एस्टिमेट्स आपने किए वो प्रूडेंट और रिलायबल है आपका स्टेट ऑफ अफेयर्स बताने के लिए। इसके बाद आपने जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन किए बहुत एडिक्वेट किए ताकि आप सेफगार्ड कर सके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट और आप प्रिवेंट और डिटेक्ट कर सके फ्रॉड। इसके बाद आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, वो गोइंग कंसर्न बेसिस को ध्यान में रखते हुए बनाए। आपके इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर एडिक्वेट ऑल्सो एंड इफेक्टिव ऑल्सो। और इसके बाद लास्ट पॉइंट, आपने जो कंप्लायंसेस के लिए रिक्वायरमेंट करने थे वो सारे रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल किए, अपने सारे कंप्लायंसेस किए। सर इस पे साइन कौन करता है बोर्ड रिपोर्ट पे? सर इस पे साइन करता है चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी इफ इज ऑथराइज्ड, इफ नॉट ऑथराइज्ड देन 2 डायरेक्टर आउट ऑफ हिम व्हिच वन विल बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। ओके अगर किसी प्रकार का गड़बड़ कोई कर देता है सेक्शन नंबर 134 को फॉलो करने में तो कंपनी को 50,000 से 25 लाख तक का फाइन हो सकता है और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट को इंप्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स 50,000 टू 5 लाख और बोथ ये फाइन लग जाएगा। फिर बात करते हैं सीएसआर के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएसआर बात करता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में। सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी ये शेड्यूल 7 में दिए गए कुछ एक्ट्स है जो हर एक कंपनी को करना पड़ता है। हर एक कंपनी को नहीं सर, ऐसी कंपनी को जिसका नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा है। नेटवर्थ 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर, और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ और मोर। अगर यहां पर आप कहीं फंस गए तो आपको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगा। सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर रहेंगे, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। लेकिन अगर आपको सेक्शन नंबर 149 सब सेक्शन 4 में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगाने की जरूरत ही नहीं है तो आपको यहां पर 2 डायरेक्टर से भी आप अपने सीएसआर कमेटी बना सकते हो। सर ये सीएसआर कमेटी क्या करती है? तो ये सीएसआर कमेटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले कुछ और इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। क्या फॉरेन कंपनी को भी सीएसआर एप्लीकेबल है? यस सर, फॉरेन कंपनी को भी सीएसआर एप्लीकेबल है, लेकिन आपको उसमें उनकी इनकम निकालते वक्त या उनका टर्नओवर या नेटवर्थ निकालते वक्त सेक्शन नंबर 381(1)(a और सेक्शन नंबर 198 को फॉलो करना है। सेक्शन नंबर 381(1)(a बोलता है कि फॉरेन कंपनी जो है, फॉरेन कंपनी उसका जो इंडियन बिजनेस से जो उसका नेटवर्थ, टर्नओवर और प्रॉफिट आया है वो देखो और उसके बाद देखो कि उसको सीएसआर करना चाहिए या नहीं। हमको बाहर के इनकम का आपका सीएसआर इंडिया में करवाना नहीं है। ओके इंडिया में अगर कमाए हो इतना तो सीएसआर करो, अदरवाइज मत करो। ओके इसके बाद नेटवर्थ निकालते हो ध्यान रखो कि नेटवर्थ में आपको पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आपको डालना है, प्लस उसमें आपको सिक्योरिटी स्कीम अकाउंट भी ऐड करना है। उसमें से क्या निकालना है आपको? एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड एक्सपेंडिचर, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये निकाल देना है। ऑल्सो ऐसे रिजर्व जो आप रिवैल्यूएशन ऑफ रिजर्व या डेप्रिसिएशन राइट बैक करके या अमलगमेशन रिजर्व राइट बैक करके जो रिजर्व क्रिएट किए ये रिजर्व भी हमको नहीं चाहिए। ओके नेट प्रॉफिट बोलो तो नेट प्रॉफिट एज मे बी डिफाइंड इन सेक्शन 198। ओके अब कुछ कंपनीज को एक्सक्लूजन मिल सकता है सीएसआर से। कैसे मिलेगा? अगर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर तक सेक्शन नंबर 135 सब सेक्शन 1 को ब्रेक कर देते हो, यानी आपका टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट ये जो सेक्शन 135(1) में दिया है इससे नीचे चला गया, यानी आपका नेटवर्थ 500 करोड़ से नीचे है, टर्नओवर 1000 करोड़ से नीचे, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से नीचे फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, तब जाके आप सीएसआर से मुक्त हो जाते हो। सीएसआर एक्टिविटी करने की जरूरत नहीं, पॉलिसी बनाने की जरूरत नहीं है। सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर रहते हैं, 3 मिनिमम है, 3 और मोर डायरेक्टर, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लेकिन 149(4) में आपको बोला है कि आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत ही नहीं है तो आप 2 डायरेक्टर से भी सीएसआर कमेटी बना सकते हो। इसके अलावा
अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो सेम वो आपको अप्लाई होता है। अगर आपकी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है तो आप वही 2 डायरेक्टर की सीएसआर कमेटी बनाएंगे। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आप जो सीएसआर कमेटी बना रहे हो उसमें आप जो डायरेक्टर रख रहे हो 2 डायरेक्टर्स, उसमें से एक डायरेक्टर जो है वो ऐसा वाला डायरेक्टर रहना चाहिए। कौन सा वाला? जो 381D में आपने बताया, सेक्शन 381D में आप सी फाइनल में आपको बताता हूं, उसमें ऐसा बोला है एक आदमी ऐसा होना चाहिए फॉरेन कंपनी में जो थ्रू आउट द ईयर भारत में बैठा हो, ताकि उसकी हम कॉलर पकड़ सके। अगर फॉरेन कंपनी ने कोई फ्रॉड किया तो हम उसको पकड़ सके, या हमको फॉरेन कंपनी को कुछ बोलना है, कोई नोटिस देना है, कुछ डिस्क्लोजर देना है, कुछ उससे मांगना है, कुछ बात करना है गवर्नमेंट को, तो किससे करेगी यार? फॉरेन कंपनी सब कुछ उसके फॉरेन में बैठे हैं, तो उसका एक डायरेक्टर ऐसा चाहिए जो इंडिया में बैठा है। वो जो एक डायरेक्टर है ना, वो एक डायरेक्टर हमको सीएसआर कमेटी में भी चाहिए, वो एक डायरेक्टर हमको सीएसआर कमेटी में भी चाहिए। उसके अलावा दूसरा आप कोई भी डायरेक्टर डाल सकते हो। ओके, ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आपको बताना है। फिर ड्यूटी ऑफ सीएसआर कमेटी, सीएसआर कमेटी की 3 बहुत सरल सी ड्यूटी है। पहला, सीएसआर पॉलिसी बनाओ, दूसरा उस पे अमाउंट एक्सपेंडिचर बताओ कितना एक्सपेंस करना है, और तीसरा उसको मॉनिटर करो। कंटेंट ऑफ सीएसआर पॉलिसी, उसमें आप प्रोजेक्ट बताओगे कि शेड्यूल 7 में से कौन से एरिया में आपने सिलेक्ट किया है और उस एरिया में कौन से प्रोजेक्ट्स है, कैसे कैसे एक्टिविटीज आपको करने वाले हैं, ये सब बताओ। उसमें कितना पैसा लगने वाला है, ये सब बताओ। फिर उसको मॉनिटर कैसे करेंगे, ये बताओ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एंश्योर करना है कि जो भी सीएसआर पॉलिसी में लिखा है वो शेड्यूल 7 के हिसाब से है। और उनको लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का क्या है पता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 2 ही काम है। पहला, जो सीएसआर पॉलिसी उनको रिकमेंड होकर आई है सीएसआर कमेटी से, वो सीएसआर पॉलिसी को अपने पहले फाइनलाइज करना और उसको वेबसाइट पे डालना। फाइनलाइज कब करेंगे? देखेंगे कि सब सही लिखा है, शेड्यूल 7 के अंडर आता है, तो वो फाइनलाइज कर देंगे, फाइनलाइज करके अपने वेबसाइट पे डाल देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है बोर्ड का क्या है? सीएसआर पॉलिसी में जो एक्टिविटीज बोली वो एक्टिविटीज करना। सिर्फ बोलना और प्लानिंग करने से तो काम नहीं होता ना, आपको एक्चुअली करना पड़ेगा। एक्चुअल काम कौन करता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करवा सकते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है कि जो भी पॉलिसी में लिखा है वो एक्टिविटीज एक्चुअली अंडरटेक करना, ये भी उनका काम है। फिर अब अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सीएसआर। सर कितना खर्चा करना पड़ता है सीएसआर में? सर आपको आपके एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर का मिनिमम 2% आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। कितना? मिनिमम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। आपको फोकस करना है लोकल एरिया में। लोकल एरिया में पहले कुछ अच्छा करो, बाद में आप बाहर जाओ। अगर आपने गलती से भी 2% स्पेंड करने से आप चूक गए तो आपको आपकी बोर्ड रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि हमने 2% स्पेंड नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये भी बताना पड़ता है। आप चाहो तो आप खुद के एम्प्लॉइज लगाकर सीएसआर करवा सकते हो, या किसी स्टैब्लिश ट्रस्ट को पैसा देके भी ये काम करा सकते हो। लेकिन याद रहे, स्टैब्लिश ट्रस्ट का ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए कम से कम 3 साल का। अगर आप स्टैब्लिश ट्रस्ट से काम करवा रहे हो या खुद से भी कर रहे हो, किसी भी प्रोसेस से कर रहे हो, मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर आपका हो सकता है 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। 5% ऑफ अमाउंट ऑफ सीएसआर एक्सपेंडिचर। ओके ओके, सीएसआर एक्टिविटीज में आपको बोला है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में की गई एक्टिविटी सीएसआर एक्टिविटी नहीं रहेगी। अगर आप ट्रस्ट के थ्रू करवा रहे हो और आप 2-4 कंपनी मिलके कर रहे हो तो आप ईच कंपनी का अलग अलग से कंट्रीब्यूशन गिनते आना चाहिए, ये आपको यू हैव टू मेक श्योर। अगर आप ट्रस्ट से करवा रहे हो तो एक उसमें मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी कंफर्म रहना चाहिए। सीएसआर एक्टिविटी आप अलग अलग कंपनी के साथ कर रहे हो तो अलग अलग कंपनी के रिपोर्ट्स जाते रहने चाहिए। सीएसआर एक्टिविटी इंडिया में ही होनी चाहिए। सीएसआर एक्टिविटी अगर सिर्फ आपके एम्प्लॉइज के लिए हो रही है तो सीएसआर एक्टिविटी नहीं कही जाएगी। अगर आप सीएसआर एक्टिविटी में कोई पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहे हो तो वो सीएसआर एक्टिविटी नहीं कही जाएगी। तो एक्टिविटी अंडरटेकन आउटसाइड इंडिया, एक्टिविटी फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय एंड contribution to political party, they are not allowed in CSR activities। फिर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट कैसे करेंगे? तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त आपको 198 फॉलो करना है। उसके अलावा अगर आप इंडियन कंपनी हो लेकिन आपको इनकम आ रहा है आपके ओवरसीज ब्रांच से, यानी आप फॉरेन की जो आपकी ब्रांच है वहां से आपको पैसा आ रहा है, ये जो फॉरेन के ब्रांच का अर्निंग है इससे आपको सीएसआर नहीं करना है, क्योंकि ये पैसा भारत में नहीं कमाया गया, ये पैसा बाहर किसी देश में कमाया गया है। हो सकता है वहां के लॉ के हिसाब से, जैसे इंडिया में हम लोग फॉरेन कंपनी को भी बोल रहे हैं कि सीएसआर कर, हो सकता है वहां पर उसको सीएसआर करना पड़ रहा हो, इसलिए आप फॉरेन से कमाए हुए पैसे का सीएसआर नहीं करवाओगे। उसी तरह अगर आपको किसी कंपनी से डिविडेंड मिलता है और जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वो कंपनी को भी सीएसआर एप्लीकेबल है, तो उसने क्या किया होगा? उसने इनकम कमाया, उसमें से सीएसआर किया और उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो डिविडेंड दिया। अब मैं ये डिविडेंड से दोबारा आपसे सीएसआर नहीं करवाऊंगा, एक इनकम पे एक ही बार डिविडेंड दो। इसीलिए अगर आपको ऐसे कंपनी से डिविडेंड मिल रहा है जो कंपनी सीएसआर एप्लीकेबल है और उसने सीएसआर पे एक्सपेंस किया है और आपको भी सीएसआर एप्लीकेबल है, तो ये डिविडेंड को आप अपने प्रॉफिट में ऐड मत करो और इस पैसे डिविडेंड, इस पैसे में से आप सीएसआर खर्च नहीं करेंगे। ओके,
ओके, सीएसआर रिपोर्टिंग भी करना है आपको आपके बोर्ड रिपोर्ट में। अगर आप फॉरेन कंपनी है तो आपको इसका एक सीएसआर एनेक्स्चर ऑल टुगेदर नया बनाना है। अगर आप नॉर्मल कंपनी है तो आपको बोर्ड रिपोर्ट में डालना है। हमने बोर्ड रिपोर्ट में भी देखा है पॉइंट जहां पे आपको सीएसआर के डिटेल्स डालने हैं। इसके बाद what are the activities that are given in schedule 7? तो activities बहुत सारी, eradicating hunger, poverty, education, prevention of natural resources, clean गंगा fund, national heritage, armed forces के लिए कुछ, veterans के लिए कुछ करना, widows के लिए कुछ करना, war widows के लिए incubators, rural development projects, slum area development project, disaster management projects, ये सारे schedule 7 में आते हैं। आप चाहे तो डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको कुछ डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट्स है, जैसे आपको आपका कंपोजिशन ऑफ सीएसआर कमिटी बताना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है अगर आपने 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंड नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और आपकी सीएसआर पॉलिसी क्या है। ये तीनों चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है। अगर आप ये डिस्क्लोजर में फेल हो गए, अगर कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर पाई, तो कंपनी को 50,000 से 5 लाख तक, 25 लाख तक का फाइन लग सकता है। और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, उसको फाइन लगेगा अप टू 3 इयर्स 50,000 से, कहा गया अप टू 3 इयर्स 50,000 से 5 लाख और बोथ। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 136। ये बोलता है राइट ऑफ मेंबर्स टू रिसीव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स वो अकेले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकेले नहीं जाएंगे, उसके साथ बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट भी जाएंगे। किसको जाएंगे, तो कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट यानी कंपनी का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एसएफएस, कंपनी का सीएफएस, कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट, कंपनी का बोर्ड रिपोर्ट, कंपनी के अदर डॉक्यूमेंट, ये सब जाते हैं एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी को, एवरी ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर होल्डर को, और एवरी अदर पर्सन जिसको नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मिला है। इसको एटलीस्ट 21 डेज बिफोर जनरल मीटिंग ये चले जाने चाहिए। ओके, अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में देना है, करेक्ट। अदरवाइज आप ये फिजिकल मोड में भी दे सकते हैं। ओके, इसके बाद ऐसा बोला है अगर आप 21 दिन में, सपोज 21 दिन पहले नहीं दे पाए जनरल मीटिंग के, तो आपको सजा तो होगी, लेकिन सजा से आप बच सकते हो कब, अगर आप 21 दिन पहले नहीं दे पाए मीटिंग के, और अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है, मेजॉरिटी इन नंबर है, 95% इन वोटिंग वैल्यू, लोग अगर आपको बोलते हैं कि कोई बात नहीं हमको 21 दिन पहले नहीं मिला तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग वैल्यू, अगर ये लोग आपको बोलते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कंपनी को पेनल्टी से बच सकती है कंपनी। फिर मैंने आपको बताया लिस्टेड कंपनी के लिए ऑनलाइन उनको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में देना है, यानी बेसिकली उनको अपने वेबसाइट पे डालना होता है। क्या डालते हैं वेबसाइट पे वो, एसएफएस, सीएफएस, ऑडिट रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट्स, सब्सिडरी का ऑडिट रिपोर्ट, सब्सिडरी के अकाउंट्स, ये सब उनको डालना होता है। अच्छा, अगर आपकी सब्सिडरी फॉरेन सब्सिडरी है और अगर उनका वहां पर उनको ऑडिट कंपलसरी है तो उसका ऑडिटेड स्टेटमेंट डालो। अगर उसको वहां पे ऑडिट कंपलसरी नहीं है तो उसका अनऑडिटेड स्टेटमेंट डालो। अगर उसका अनऑडिटेड अकाउंट्स जो है वो कोई और लैंग्वेज में है, इंग्लिश में नहीं है, तो उसको पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और फिर अपलोड करो, बट ये अल्टीमेटली आपको अपलोड तो करना ही है, ये हमने देखा है। ओके, फिर सेक्शन 8 कंपनी को 14 डेज दिया, जैसे आपने नोटिस में सेक्शन 101 में जहां 21 की जगह उनको 14 डेज दिया है, इसलिए यहां पर भी उसको 136 में 21 डेज की जगह 14 डेज कर दिया। निधि कंपनी के लिए बोला है, जैसा निधि कंपनी के लिए 101 में बोला है कि भाई अगर फेस वैल्यू आपका 1000 से कम है या 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम है तो क्या करो, न्यूज़पेपर में डाल दो और नोटिस देने के बजाय नोटिस अपने नोटिस बोर्ड पे लगा दो। उसी प्रकार अगर आपका फेस वैल्यू 1000 से कम है और अपने 1% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल से कम आपके मेंबर्स होल्ड कर रहे हैं, तो आप क्या करो, इंडिविजुअली सबको ये बुक्स ऑफ अकाउंट भेजते मत बैठो, आप उनको न्यूज़पेपर में डाल दो ये चीज और उनको बोलो कि 21 डेज के लिए ये जो हमारे आप कंपनी में हेड ऑफिस में आओ और इसको इंस्पेक्ट कर लो, और ये हमने हमारे नोटिस बोर्ड पे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच कर दिए। बस इतना नोटिस बोर्ड पे अटैच कर दे तो काफी है, निधि कंपनी का कंप्लायंस हो जाएगा। ओके, मैनर ऑफ सर्कुलेशन के लिए आपने बोला लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी जिनका 1 करोड़ और से का नेटवर्थ और 10 करोड़ का टर्नओवर है, इन लोग इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ईमेल करोगे, अगर आप ईमेल करोगे तो मेल आईडी आपके डिपॉजिटरीज में जो दी है वो ईमेल आईडी पे करोगे। ओके, और इसमें एक और बोला है कि अगर आप डीमैट फॉर्म में नहीं होल्ड कर रहे हो तो आप फिजिकल कॉपीज भी बेच सकते हो। कॉन्ट्रावेंशन किया तो 25,000 से 5,000 ये पेनल्टी है, मतलब कंपनी को 25,000, ऑफिसर को 5,000। इसके बाद सेक्शन नंबर 137 बोलता है कि आरओसी को भी तो देने पड़ते हैं। अब आरओसी को आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब दोगे? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कभी अकेले नहीं जाते, उसके साथ कौन कौन जा रहा है, ऑडिट रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट, अदर डॉक्यूमेंट, एनेक्स्चर्स, ये चारों चीजें आप कब दोगे आरओसी को? तो देखो दो सिचुएशन हो सकती है, आइदर आपने एजीएम हेल्ड किया है, आपने एजीएम हेल्ड नहीं किया। अगर आपने एजीएम हेल्ड किया तो भी दो सिचुएशन हो सकती है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गए या अडॉप्ट नहीं हुए, यानी ओआर पास हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने एजीएम हेल्ड किया
और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गए, तो जो एजीएम एंड होते ही 30 डेज के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सारे उसके अनेक्स्चर्स जो है जो भी उसके साथ जाते हैं सब कुछ आप आरओसी को दे दो और आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगा। सर क्या होगा अगर एजीएम हुआ लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हो पाए, तो अब क्या होगा, मीटिंग एंड होते ही 30 डेज के अंदर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आप आरओसी को दोगे, आरओसी इसको प्रोविजनल करके रखेगा, प्रोविजनल करके रखेगा। जब भी अगले मीटिंग में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गए, आप वो अडॉप्ट होती 30 डेज के अंदर फिर से आरओसी को भेजो, आरओसी क्या करेगा, जो पहले प्रोविजनल रखा था ना उसने, वो डिलीट कर देगा और उसकी जगह ये फाइनल रख देगा। सर क्या होगा अगर मैंने मीटिंग हेल्ड ही नहीं करी, सर आपने अगर एजीएम हेल्ड नहीं किया तो लास्ट डेट ऑन विच द एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड उसके 30 डेज के अंदर आप आरओसी को एक फैक्ट का स्टेटमेंट दोगे, एक स्टेटमेंट दोगे कि सर हमने इस साल एजीएम नहीं लिया, बताओगे एजीएम हमने क्यों नहीं लिया, और तीसरा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिट रिपोर्ट और जो भी रिपोर्ट्स आपके पास है, जो भी उसके साथ एनेक्स्चर जाने चाहिए, ये सब कुछ आप उनको दे दोगे और वो आरओसी अपने पास स्टोर करके रख लेगा। जब तक आप एजीएम लेके फाइनल नहीं देते तब तक ये उसके पास रहेगा। इज दैट क्लियर? ओके, हमने पढ़ लिया है। एओसी 4 XBRL फॉर्म है, ये लिस्टेड कंपनीज के लिए दिया है, और ऐसी कंपनीज जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, या ऐसी कंपनीज जिनको इंड एस एप्लीकेबल है, ये ऐसी कंपनीज को एओसी 4 XBRL भरने की जरूरत है, यानी इन लोगों ने ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनलाइन ही देने हैं एओसी 4 भर के। बाकी कंपनीज चाहे तो अलग वे से देख सकते हैं। ओके और बोला है कि एनबीएफसी, एचएफसी, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी इनको एक्सबीआरएल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, भले इनका ये लिस्टेड क्यों ना हो या इनका टर्नओवर या इनका पेड अप शेयर कैपिटल ये प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा भी है, तो भी इनको एक्सबीआरएल फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एक बार एक्सबीआरएल फॉर्म भरा तो आपको जिंदगी भर एक्सबीआरएल फॉर्म ही भरते रहना पड़ता है। ओके, अगर आप 1% कंपनी हो तो 30 डेज की जगह आप 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ मीटिंग भी आप दे सकते हो, फाइनेंशियल ईयर आप दे सकते हो। और कंपनी हैविंग सब्सिडरीज, अगर आपकी फॉरेन सब्सिडरी, आपको पता है सब्सिडरी है तो उसको आप अनऑडिटेड दो और उसको ट्रांसलेट करके देंगे। ओके 137 में अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो आपको कंपनी को 1000 पर डे मैक्स 10 लाख तक का फाइन हो सकता है। और आपकी कंपनी के जो एमडी प्लस सीएफओ अगर है, तो अगर एमडी सीएफओ नहीं है तो कोई अदर डायरेक्टर होगा जिसको आप असाइन करके रखे हो, अगर ये भी नहीं है तो सारे के सारे डायरेक्टर को अप टू 6 मंथ्स 1 लाख टू 5 लाख और बोथ की सजा हो जाएगी। ओके इतनी सजा हो सकती है। इसके बाद हमने देखा था बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 138, सेक्शन नंबर 138 बात करता है इंटरनल ऑडिटर के बारे में। इंटरनल ऑडिटर हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या अदर प्रोफेशनल एज मे बी गिवन डिसाइडेड बाय बोर्ड। और आईएफएससी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी को अगर आर्टिकल बोले तो ही 138 लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके 138 किस किस को लगता है? एवरी लिस्टेड कंपनी, फिर एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग 25, 50, 100, 200। एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग 25, 50, 100, 200। 25 है आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, 50 है पेड अप शेयर कैपिटल, 100 एक्सीडिंग लोन है और 200 का उसका टर्नओवर, 200 और मोर। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो सिर्फ 100, 200, 100 मतलब एक्सीडिंग लोन और 200 मतलब आपका टर्नओवर। तो ऑडिट कमेटी आपका स्कोप, फंक्शन, पीरियोडिसिटी और मेथोडोलॉजी डिफाइन करेगी और आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले ही ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हो तो आपको 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने के अंदर अपना इंटरनल ऑडिट करवा लो। इंटरनल ऑडिटर कौन बन सकता है? सर सीए बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता है या अदर प्रोफेशनल भी बन सकता है। ही मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ही मे गिव कंसल्टेशन टू द कंपनी। ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको लेकर आते हैं, यही लोग बैठ के इसका फॉर्मुलेट करते हैं स्कोप और फंक्शनिंग। और इंटरनल ऑडिट का रिपोर्ट भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही जाता है, मेंबर्स को जाता नहीं, इसीलिए तो एम्प्लॉय भी अलाउ करा है आपने। इतना हमने पढ़ा और तब जाके चैप्टर कंप्लीट होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस विथ मी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करो और शर्मा मत, भेजो, लोगों में बांटो। अच्छा चीज बांटने से अच्छा ही बढ़ती है। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।